नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग ब्लड के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का भी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, मतलब आगे मत भागिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं रक्त के जितने भी मेजर कंपोनेंट्स हैं, जितने भी प्रकार के सेल्स हैं, उन सभी सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्लड है, ब्लड के अंतर्गत दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक आपका होता है लिक्विड, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा होता है सॉलिड कंपोनेंट, यानी सॉलिड सेल्स होती हैं, जिन्हें बोलते हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, यानी रक्त कोशिकाएं कहते हैं। और ये रक्त कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये है प्लाज्मा, जो कि लिक्विड वाला पार्ट है। आप जरा ध्यान से यहां पर देखिए और ध्यान से देखने के बाद जरा क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन ये है कि रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है? लिक्विड प्लाज्मा का होता है अथवा ब्लड सेल्स का होता है? तो आपका आंसर होगा प्लाज्मा का होता है, क्योंकि जो ब्लड सेल्स होती हैं केवल 40 से 45% पार्ट ही कंटेन करती हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं प्लाज्मा को बताने से पहले। जैसे जो पुरुष होता है, पुरुष यानी मेल जो होता है, मेल में जो रक्त होता है वो महिलाओं की तुलना में ज्यादा होता है। या ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, जो महिला होती है यानी जो फीमेल होती है, इनके अंदर जो रक्त होता है वो आधा लीटर क्या होता है? कम होता है। आधा लीटर कम होता है पुरुषों की तुलना में। आधा लीटर क्या होता है? कम होता है। किसकी तुलना में? पुरुषों की तुलना में। उसके पीछे रीजन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। जो आरबीसी होता है, जो प्लेटलेट्स होता है और जो डब्ल्यूबीसी होता है। तो आप प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी की अगर बात किया जाए तो प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी मेल हो अथवा फीमेल हो, मेल हो अथवा फीमेल हो, यानी पुरुष हो अथवा महिला हो, दोनों में प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन अगर आरबीसी की बात किया जाए तो ये मेल में जो होती है क्या होती है? ज्यादा होती है। और फीमेल में क्या होती है? कम होती है। तो चूंकि आरबीसी की संख्या कम है, महिला में कम पाई जाती है महिला में, यही वजह होता है कि महिलाओं में आधा लीटर का जो ब्लड होता है वो कम पाया जाता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा वास्तव में है क्या। ठीक है, तो प्लाज्मा की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो प्लाज्मा यह ब्लड का तरल वाला पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? तरल वाला पार्ट होता है, यानी रुधिर का यह प्लाज्मा एक पार्ट होता है। रुधिर का ही एक क्या होता है? भाग होता है। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पर यह है कि किस कलर का होता है, तो हल्का पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्का पीले रंग का होता है, ये बात याद रखिएगा। अब जो पीला रंग है, ये पीला रंग किस पिगमेंट के वजह से होता है? पिगमेंट बोलते हैं हिंदी में वर्णक। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, वर्णक कहते हैं। तो जो प्लाज्मा का कलर होता है, चूंकि लिक्विड अवस्था में होता है और ये पूरी तरीके से जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आपका खाना खाने के दौरान जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर लेता है, यानी उस भोजन को पचा देता है, तो भोजन को पचाने के बाद जो भी ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना इस प्लाज्मा का वर्क होता है। और ये प्लाज्मा किस कलर का होता है? तो ये पीले रंग का होता है। और इस पिगमेंट का नाम होता है बिलीरुबिन। क्या नाम है? बिलीरुबिन नाम होता है। भैया ध्यान से देखिएगा, प्यार मोहब्बत से देखिएगा, बिलीरुबिन होता है। इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, बिलीरुबिन। अब यह बिलीरुबिन पिगमेंट के वजह से प्लाज्मा का रंग होता है हल्का सा पीला, है ना, पीला। बिलीरुबिन का अब यहां पर बात यह फंसता है कि फॉर्मेशन कहां होता है। फॉर्मेशन का मतलब यह हुआ निर्माण कहां होता है। तो इसका जो निर्माण होता है वो निर्माण होता है कहां पर? तो ये होता है फ्रेंड्स यकृत में। कहां होता है? यकृत। इसको बोलते हैं लीवर। ठीक है, लीवर जो कि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एक प्रकार का ये ग्लैंड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, एक ऑर्गन भी है। ठीक है, तो जो ये आपका यकृत है, यह यकृत मानव शरीर में जो पाया जाता है लगभग 1.5 किलो का होता है। और इसी यकृत के द्वारा इस बिलीरुबिन पिगमेंट का निर्माण होता है, जिसके वजह से पीले रंग का होता है। सवाल यहां पर यह बनता है, यदि ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होने लगे, यानी निर्माण होने लगे, फॉर्मेशन होने लगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा?
यानी ज्यादा मात्रा में जब बनने लगेगा क्या, बिलीरुबिन, तो उस सिचुएशन में व्यक्ति जॉन्डिस रोग से क्या होगा, पीड़ित होगा। इसी को बोलते हैं क्या, पीलिया। इसी को बोलते हैं पीलिया। और पीलिया का मतलब आदमी पियरा जाता है। पियराने का मतलब आंख भी उसका कैसा होता है, पीला हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ चुका है। बताइए, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब अगला बात यह है कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो होता है, तो जितनी भी रुधिर कणिकाएं होती हैं, रुधिर कणिकाएं यानी इनको बोलते हैं सेल्स। इंग्लिश में बोलते हैं कार्पोसेल्स। ठीक है। अगर मैं यही लिखता रुधिर कोशिकाएं तो इनको मैं लिखता ब्लड सेल्स। ठीक है। तो यहां कार्पोसेल्स का मतलब होता है कणिका। याद रखिएगा, कार्पोसेल्स का मतलब होता है कणिका। इन्हीं को बोलिए रुधिर कणिका अथवा इन्हीं को बोलिए रुधिर कोशिकाएं। तो इनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराने का, है ना, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यानी प्रत्येक ऑर्गन्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को पहुंचाने का जो काम करता है वो प्लाज्मा ही करता है। बात याद रहेगा। अब अगला सवाल ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक मात्रा ब्लड में किसका होता है, तो किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा रक्त में क्या होता है, रक्त में सबसे ज्यादा होता है। अब सबसे ज्यादा जो होता है वो सबसे ज्यादा कितना होता है, तो 55 से लेकर के 60% क्या होता है, केवल प्लाज्मा होता है रक्त के अंदर। ठीक है ना, 55 से लेकर 60% प्लाज्मा होता है और बाकी जो बचा 100% में 40 से 45% बचा, उसमें क्या होता है, रुधिर कणिकाएं अर्थात रुधिर कोशिकाएं, ठीक है, होती हैं। तो अब इस 55 से 60% में अगर बात किया जाए, इस 55 से 60% में बात किया जाए क्या क्या चीजें होती हैं, इस 55 से 60% को अब आप मानिए 100%। ठीक है। यानी अब मैं प्लाज्मा की बात कर रहा हूं, तो इस प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, जो पहली चीज होती है दोस्तों, जो पहली चीज होती है वो होती है अकार्बनिक पदार्थ। पहला चीज होता है अकार्बनिक पदार्थ होता है। याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक है, अथवा सब्सटेंस। ठीक, एसयूबी का मतलब सब्सटेंस। जो दूसरा जो होता है वो होता है कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। याद रखिएगा, कार्बनिक पदार्थ होता है। और अगला है वो होता है जल होता है। जल जिसको बोलते हैं वाटर। ठीक है। यानी कार्बनिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो 55 से 60% प्लाज्मा है ना, पूरे ब्लड में, इस प्लाज्मा के अंदर अकार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है और जल होता है। ठीक है, जल होता है। अब जल का जो परसेंटेज होता है वो 90 से लेकर के 92% होता है। कितना परसेंट होता है, 90 से लेकर के 92%। और जो यह दो पार्ट यहां पर बचा हुआ है, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ, इन दोनों को मिला करके जो होता है 8 से लेकर के 10% पाया जाता है। यानी प्लाज्मा में, कहने का मतलब हुआ प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ जो होता है और कार्बनिक पदार्थ होता है, दोनों को मिला करके जो परसेंटेज होता है 8 से 10% होता है। और जल का जो हिस्सा होता है वो 90 से 92% होता है। तभी तो कहते हैं पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और जिसमें मिलाओगे उसी के जैसा, खून में मिलाओगे तो खून के जैसा, दूध में मिलाओगे तो दूध के जैसा। ठीक है। तो ये जो 90 से 92% पानी होता है वो ब्लड में होता है, और वो भी कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है। लाल क्यों होता है, अभी का बोला ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो आप बात समझ गए हो। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अकार्बनिक पदार्थ की बात करेंगे, फिर कार्बनिक पदार्थ की बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा जो होता है, अभी मैंने बताया था कि प्लाज्मा में क्या क्या पार्ट पाया जाता है। तो प्लाज्मा जो पूरे रक्त का होता है 55 से लेकर के 60%, इस 55 से 60% में जो होता है 90 से लेकर के 92% पाया जाता है जल। यानी सर्वाधिक मात्रा जो होती है प्लाज्मा में वो जल का होता है। बाकी जो बचा अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ, इन दोनों की जो मात्रा होती है 8 से लेकर के 10% तक होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अकार्बनिक पदार्थ प्लाज्मा में कौन होता है, तो ध्यान से देखिएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या बोला, सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, होता है, वो अकार्बनिक पदार्थ के रूप में प्लाज्मा में पाया जाता है। इसी की वजह से जो ब्लड होता है वो नमकीन लगता है। जब कहीं आपका हाथ करता है ना, आज जैसे मुंह में डालते हैं तो नमकीन आता है ना, नमकीन की तरह। इसीलिए क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की वजह से जो ब्लड होता है
ब्लड कैसा लगता है? नमकीन लगता है। सोडियम क्लोराइड के साथ साथ इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट भी पाया जाता है। इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, याद रखिएगा, कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम भी पाया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इसी की वजह से जो रक्त होता है वो कैसा लगता है? नमकीन होता है। और नमकीन का मतलब क्षारीय नेचर का होता है। क्षारीय मतलब एल्कलाइन नेचर का होता है, और एल्कलाइन का मतलब होगा इसका जो पीएच वैल्यू होगा कितना होता है? 7.4 होता है। अब हम कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं, अर्थात ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो कौन कौन होता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता है अमीनो अम्ल। क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। ये किससे मिलता है? प्रोटीन से मिलता है। अमीनो अम्ल के बाद बात करेगा किया जाए तो ग्लूकोज होता है। कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। और होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल होता है। और ग्लिसरॉल के साथ साथ होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, याद रखिएगा। और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ होता है विटामिन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जो है रक्त के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ये सब मेन होते हैं। अब ये सब आखिर में व्यक्ति पाता कहां से है? सवाल ये है। ये जो शरीर के विभिन्न सेल्स होते हैं वो सब कार्बनिक पदार्थ को कैसे पाते हैं? तो जो सेल पाते हैं, जो भी आप भोजन करते हो, जब भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाचन तंत्र होता है, वो भोजन को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ तोड़ करके उसका पाचन कर देता है। पाचन के परिणाम स्वरूप अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ये सब आपको क्या होता है? मिलता है। यानी पचे हुए भोजन से प्राप्त होता है, याद रखिए, पचे हुए भोजन से क्या होता है? प्राप्त होता है, याद रहेगा। अब ये पचे हुए भोजन से जो प्राप्त होता है, अंतोगत्वा आप मान सकते हो कि वो ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। जब भी भोजन पचता है तो जो फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का होता है, और वो जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो ब्लड के रास्ते प्रत्येक सेल्स में जाता है। जिस सेल को जौन सा ग्लूकोज चाहिए वो ग्लूकोज ले लेगा, यानी ग्लूकोज को अपने अंदर ले लेगा। यानी पचे हुए भोजन से जो भी पोषक तत्व ब्लड के अंदर विद्यमान होंगे, वो ब्लड जब सर्कुलेट करेगा प्रत्येक ऑर्गन्स अथवा प्रत्येक सेल्स के पास, तो जिस अंग को, जिस सेल्स को जो जो अवशोषित करना होगा, किसी को विटामिन करना है, किसी को प्रोटीन करना है, तो क्या करेगा? अलग अलग सेल्स अपना अपना खाना ले लेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि प्लाज्मा का एक महत्वपूर्ण वर्क यह है कि पोषक पदार्थों का, अर्थात ग्लूकोज को शरीर के सभी सेल्स के पास पहुंचाना होता है, ठीक है। तो इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और उसके क्या क्या योगदान होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भैया बात करते हैं आगे प्लाज्मा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। देखिएगा, लिखा है प्रोटीन। क्वेश्चन ये आता है कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में कुल 5 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। कितने प्रकार का पाया जाता है? 5 प्रकार का, यानी 5 टाइप्स के जो है प्रोटीन पाए जाते हैं। कहां पर? प्लाज्मा में। अब जो 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, पहला जो होता है वो होता है एल्बुमिन होता है। तो पहला जो प्रोटीन है, क्या नाम है? ध्यान से सुनिएगा, एल्बुमिन है। और दूसरे प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन है। और तीसरा जो प्रोटीन है वो है थ्रोम्बिन है, याद रखिएगा। और चौथा है, इसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया? एल्बुमिन। दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा हुआ फाइब्रिनोजेन। तीसरा हुआ थ्रोम्बिन। चौथा हुआ प्रोथ्रोम्बिन। और एक होता है पांचवा ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन होता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन है, ये 5 प्रकार के प्रोटीन हैं। और ये 5 प्रकार के प्रोटीन जो पाए जाते हैं मानव शरीर के प्लाज्मा में, वह 7 से 8% में पाया जाता है, याद रखिएगा, 7 से 8% में पाया जाता है। अब यहां से सवाल ये बनेगा कि आखिर में इन प्रोटीन का क्या काम होता है। तो इस प्रोटीन का जो वर्क होता है, इसका जो वर्क होता है वो होता है ब्लड क्लोटिंग। क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग होता है, यानी रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना इनका मेन उद्देश्य होता है। यानी यही प्रोटीन वो है जो कि ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब यहां से अलग अलग प्रकार का सवाल बनेगा
तो पहला सवाल यह बनेगा कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन में जो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, मैक्सिमम प्रोटीन पाया जाता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है एल्बुमिन। कौन सा होता है? एल्बुमिन होता है, ये बात याद रखिएगा। यानी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो वो है एल्बुमिन। अगर दूसरे सवाल की तरफ बढ़ें, तो दूसरा सवाल हमारा ये बनता है कि वो कौन सा इन 5 प्रोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि रक्त का क्लोटिंग करने में अहम रोल प्ले करता है? तो वो होता है फाइब्रिनोजेन। ठीक है ना? तो रक्त का थक्का का मतलब होता है ब्लड क्लोटिंग। ठीक है? तो रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग में अहम योगदान प्ले करने वाला जो होता है प्रोटीन, उसका नाम होता है याद रखिएगा, फाइब्रिनोजेन। ठीक है ना? इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, फाइब्रिनोजेन। याद रखना है भैया, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। रक्त का थक्का, मैंने कहा ब्लड क्लोटिंग में सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फाइब्रिनोजेन होता है। बताइए, याद रहेगा? फाइब्रिनोजेन होता है। यहां से एक सवाल और देखने को ये मिलता है कि मान लीजिए इस फाइब्रिनोजेन को, यानी जितने भी 5 प्रकार के प्रोटीन दिख रहे हैं, इन 5 में अगर इस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को इस प्लाज्मा में से निकाल लिया जाए, तो बचे हुए पार्ट को क्या कहते हैं? ठीक है? कहने का मतलब यह हुआ कि यदि फाइब्रिनोजेन को प्लाज्मा से अलग कर दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहा जाता है? तो किससे अलग करना है? प्लाज्मा से। ठीक है? प्लाज्मा से क्या करना है? निकालने का मतलब क्या होता है? माइनस मतलब निकाल देना। प्लाज्मा से क्या निकाल दिया जाए? फाइब्रिनोजेन निकाल दिया जाए। अब वो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन आप निकालोगे तो क्या बचेगा? वो बचेगा सीरम। ठीक है ना? सीरम। यानी क्वेश्चन ये आता है कि यदि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल करके अलग कर दिया जाए तो बचे हुए शेष भाग को क्या कहते हैं? तो उस बचे हुए शेष भाग को कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक है ना? यानी सीरम वो होता है प्लाज्मा का हिस्सा जिसमें फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट नहीं होता है। अब जो सीरम होता है, इस सीरम में देखिए फाइब्रिनोजेन तो निकल चुका है, यानी इस सीरम में एल्बुमिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोब्यूलिन बचा हुआ है। लेकिन ये सब इतने एक्टिव नहीं है कि ब्लड का क्लोटिंग करा पाए, रक्त का थक्का बना पाए। यानी अगर कहीं आपका कट लग जाएगा हाथ में तो पूरा टंकी खाली हो जाएगा, है ना? जब ये रहेगा तो टंकी खाली नहीं होगा, ऊपर क्या करेगा? नस के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या करेगा? ब्लड क्लोट कर देगा, यानी नाली को जाम कर देगा। ठीक है? तो व्यक्ति आराम से रहेगा, चलेगा, फिरेगा, नाचेगा, झूमेगा, गाएगा, आयस करेगा, और क्या। अब देखिए सीरम की बात करते हैं। प्लाज्मा में से निकालोगे फाइब्रिनोजेन तो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। अब ये सीरम क्या रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लोटिंग के लिए? तो यह ब्लड का क्लोटिंग नहीं करा पाता, याद रखिएगा। ब्लड का क्लोटिंग नहीं करा पाता, याद रखिएगा। बताइए, याद रहेगा ब्लड का क्लोटिंग नहीं करा पाता है। ठीक है, अब यहां से हम बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा का क्या क्या वर्क है। आपने क्या क्या कार्य देखा, क्या क्या कार्य फील किया? तो आपने देखा अभी जो पचा हुआ भोजन से ग्लूकोज मिल रहा है, उस ग्लूकोज को यानी पोषक तत्वों को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना इसका काम होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ पहला कि पोषक तत्वों का परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, यानी पोषक तत्वों का क्या करता है? परिवहन करता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अभी देखिए फाइब्रिनोजेन क्या कर रहा है? ब्लड क्लोटिंग में सहायता प्रदान कर रहा है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लड क्लोटिंग करता है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग करता है प्लाज्मा, याद रखिएगा। अब ब्लड क्लोटिंग के साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, यह एंटीबॉडीज का निर्माण भी करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज का निर्माण भी करता है। ये तीसरा वाला जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात समझे नहीं समझे? तो याद रखिएगा तीनों इसका महत्वपूर्ण वर्क है। एक अलग से सवाल यह बनता है कि अगर मान लीजिए प्लाज्मा का तरल भाग रक्त कोशिकाओं से अलग कर दिया जाए तो उस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा
फेरेसिस कहते हैं, फेरेसिस। यानी प्लाज्मा फेरेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आईएमपी यहां पे मैंने देखिए डाल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिस प्रक्रिया के द्वारा रक्त के जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा को अगर रक्त कोशिकाओं से अलग कर दिया जाए, है ना, सेपरेट कर दिया जाए, यानी रक्त कोशिकाओं को निकाल दिया जाए, यानी ब्लड सेल्स को निकाल दिया जाए, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया कहलाती है प्लाज्मा फेरेसिस। याद रखिएगा, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि प्लाज्मा फेरेसिस वह प्रक्रिया होती है जिससे रक्त अथवा प्लाज्मा का तरल भाग रक्त कोशिकाओं से अलग कर दिया जाता है, वही प्रक्रिया कही जाती है प्लाज्मा फेरेसिस। याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में अब हम लोग डिटेल से आरबीसी के बारे में बात करेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे, फिर प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे, और आज आप लोगों ने कंप्लीट नॉलेज लिया है प्लाज्मा के बारे में। अब प्लाज्मा से संबंधित जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो आपके छूटेंगे नहीं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।